हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री का जो पेपर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का। तो उसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, जो प्रॉब्लम आती है उनको पूछते रहें। और आज से हम आपके केमिस्ट्री का सेकंड जो पेपर है जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं उसका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट यूनिट में है आपके चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एडवांस टेक्निक है। ये एडवांस टेक्निक है जिसे हम अनिवार्य रूप से प्रयोग में लेके आते हैं। साइंस के फील्ड में जो एडवांस स्टडीज़ हैं वो एडवांस स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बगैर अधूरी है। तो ये एडवांस टेक्निक यूज़ की जाती है मुख्य रूप से किसके लिए? किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने में, तो कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में, उसके प्यूरिफिकेशन में या प्योरिटी को चेक करने में, इसके अलावा उसकी स्ट्रक्चर या उसकी जो संरचना है उसको निर्धारित करने में। तो इस एडवांस टेक्निक के द्वारा हम किसी भी जो नॉन कंपाउंड है उन नॉन कंपाउंड को ये चेक कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये प्योर फॉर्म में है या नहीं है। इसके अलावा कोई नया कंपाउंड है तो उस नए कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक है वो अनिवार्य है। उसके बगैर हम किसी नए कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर का निर्धारण सही नहीं कर सकते। तो ये इस टेक्निक का इम्पोर्टेंस है। ये टेक्निक है क्या? सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंपल वे में हम कहें क्या है? स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा का स्टडी करके ही हम ये पता लगा सकते हैं कि वो स्पेक्ट्रा जिस कंपाउंड से रिलेटेड है वो कंपाउंड प्योर फॉर्म में है या नहीं है, या उस कंपाउंड का नेचर कैसा है, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो अल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, वो एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये सारा आइडेंटिफिकेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम उस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा प्राप्त करके उस स्पेक्ट्रा का जब स्टडी करते हैं तो उसके आधार पर हमें ये पता चलता है। तो ये स्पेक्ट्रा हम प्राप्त कैसे करते हैं? ये जो स्पेक्ट्रा है इसको हम प्राप्त कैसे करेंगे? तो स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें जिस कंपाउंड का स्टडी करना है उस कंपाउंड या उस मटेरियल का इंटरेक्शन करवाते हैं EMR। किसके साथ? EMR। तो EMR और जो कंपाउंड है या जो भी अपना मैटर है जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं उन दोनों का इंटरेक्शन करवाया जाता है। तो ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन कौन सा इंटरेक्शन होता है? एनर्जेटिक इंटरेक्शन ऑफ EMR एंड कंपाउंड।
जब ये इंटरेक्शन हम करवाएंगे तो इस इंटरेक्शन का जो रिजल्ट है वो डायग्राम के रूप में हमें प्राप्त होगा, और वो जो डायग्राम है वो कहलाएगा स्पेक्ट्रा। तो ये ध्यान रखना है क्या कि स्पेक्ट्रा हम जिस कंपाउंड का अध्ययन करना चाहते हैं, जिस मैटर या मटेरियल का अध्ययन करना चाहते हैं, उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जेटिक इंटरेक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर ये EMR क्या है? तो ये EMR है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण। ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण हमें सूर्य से नेचुरल वे में प्राप्त होती रहती है। सूर्य से जो विकिरणें निकल रही हैं उनको हम EMR कहते हैं। तो EMR का जो नेचुरल सोर्स है वो सन है, सूर्य है। इसके अलावा हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी इन रेडिएशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनका आर्टिफिशियल सोर्स भी हो सकता है। जैसे हमारे घरों में यूज़ होने वाला बल्ब का फिलामेंट, तो जब हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे डे में क्या होता है, दिन के समय क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, जिनमें से UV अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस में से जो विजिबल रेडिएशंस हम तक आ रही हैं, ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन कर रही हैं, और उस इंटरेक्शन की वजह से जितने भी विजन है वो हो पाते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको हम देख पाते हैं। लेकिन नाइट के समय ये जो विजिबल रेडिएशंस हैं ये नहीं आ पाती हैं, इस कारण हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं। इसलिए नाइट में जैसे ही हमने बल्ब ऑन किया, उसका स्विच ऑन किया, तो उसका जो फिलामेंट है वो फिलामेंट हीट करता है, और वहाँ से विजिबल रेंज की जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस EMR विजिबल रीजन वाली, वो एमिट होती है। और वो जब एमिट होती हैं तो वो उनके एमिशन के साथ ही विजन भी क्लियर हो जाता है। ऑब्जेक्ट से वो इंटरेक्शन करने के बाद हम उन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ऐसी रेडिएशंस हैं, विकिरण है, जिनका नेचुरल सोर्स सूर्य है, और आर्टिफिशियल सोर्स हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग ले सकते हैं। जैसे मरकरी लैम्प भी है, हाइड्रोजन लैम्प भी है, ड्यूटेरियम लैम्प भी है, हमारा नॉर्मल जो बल्ब है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड पाए जाते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि इनको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे ये अगर उनका रेडिएशन के प्रोपगेशन का डायरेक्शन है, उसके आगे बढ़ने का दिशा है, और ये उसका अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके जस्ट लंबवत इस प्रकार से, यहाँ से इस तरह से लंबवत क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे इसको हमने दर्शा दिया कि जस्ट ये हमारी तरफ है, ऊपर की तरफ है बोर्डर लाइन से, और ये जस्ट प्लेन में, जिस प्लेन में ये है, जो पेपर का प्लेन है, उस प्लेन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये उसके लंबवत मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के फील्ड इसमें पाए जाते हैं। इसलिए हम क्या कह रहे हैं,
इन्हें EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो अगर हम सूर्य से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें तो हमें ये लगता है कि वहाँ से एक पुंज निकलता है, लेकिन उस पुंज के अंदर बहुत लंबी रेंज होती है रेडिएशंस की, और वो जो रेंज है उस रेंज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं EMR स्पेक्ट्रम के द्वारा, जिसे हम रेनबो कहते हैं। जैसे जब रेनबो को हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें कई कलर दिखाई देते हैं। तो उसका मीन ये हुआ कि जो विजिबल रीजन है, रेडिएशंस हैं जो विजिबल रीजन वाली, जो देखने में हमें एक जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन जब वो जो पार्टिकल्स हैं, ह्यूमिडिटी वाले जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के साथ जब इंटरेक्शन करती हैं तो उनमें फैलाव हो जाता है, और वो अपना जो अलग अलग कलर जो पहले से उनके अंदर था उस कलर को शो करती हैं, और वो कलरफुल पैटर्न हमें रेनबो के रूप में दिखाई देता है। इसी प्रकार से सूर्य से निकलने वाली जो EMR हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनमें भी काफ़ी फील्ड लॉन्ग रेंज पाई जाती है, काफ़ी फील्ड होते हैं, जिन्हें हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉस्मिक किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये जो विजिबल रीजन है, इसमें हमने वेवगॉड देखा और उसके अकॉर्डिंग रेनबो देखा, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि इसमें एक लॉन्ग रेंज है, और उस लॉन्ग रेंज को हम वेवगॉड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर की रेडिएशंस इसमें पाई जाती है। इनका सबका अपना अपना वेवलेंथ या एनर्जी होता है। ये एनर्जी पार्टिकल्स हैं। तो ये पूर्व की जो क्लासेस हैं उनमें आपने खूब पढ़ा है कि जब अब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो उनमें ये प्रूव हो जाता है कि एनर्जी पार्टिकल्स हैं। जैसे आपने लेंस के माध्यम से जब किसी कागज़ के ऊपर इनको हम आपतित करवाते हैं तो वो कागज़ जलने लग जाता है। ये जो एनर्जी है इनकी, वो एनर्जी इस तरह से इस डायरेक्शन में जाने पर कॉस्मिक किरणों से जब हम रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो वो एनर्जी वैल्यू घटती है। यहाँ पर जब इस तरफ आते हैं तो एनर्जी का मान घट रहा है। इनकी जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, टुकड़ों के रूप में है या पैकेट्स के रूप में है, और प्लांक के अकॉर्डिंग उस एनर्जी को हम E = hν फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है, ν उसकी आवृत्ति है। और यदि हम आवृत्ति को c/λ से रिप्रेजेंट करें तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं E = hc/λ, जहाँ c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा उसकी तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। और ये जो 1/λ वैल्यू है, इस 1/λ वैल्यू को हम वेव नंबर भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि एनर्जी प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के, या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं क्या कि जो एनर्जी है वो न्यू के प्रोपोर्शनल है न्यू के। इस प्रकार से हम जो EMR रेडिएशंस है उनकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम न्यू के द्वारा भी कर सकते हैं, 1/λ के द्वारा भी कर सकते हैं, लैम्डा के द्वारा भी कर सकते हैं, और वेव नंबर के द्वारा भी कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट और विजिबल जो रेडिएशंस हैं उनके लिए आपको ध्यान होगा कि अल्ट्रा वायलेट जो रीजन है वो 380 नैनोमीटर तक होती है और जो विजिबल रीजन है वो 380 से लेकर उसके बाद से लेकर लगभग 800 नैनोमीटर या 780 नैनोमीटर के आसपास का जो रेंज है वहाँ तक विजिबल रेडिएशंस पाई जाती है। तो वो हमने वेवलेंथ बताया, जो नैनोमीटर है 10⁻⁹ मीटर, वो हमने वेवलेंथ के रूप में इनके जो रीजन है उस रीजन को रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो रेडिएशंस हैं उनकी जब हम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं तो नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो टेक्निक के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी है उस एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या लैम्डा के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या वेव नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी के बारे में। और क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे थे कि एनर्जेटिक इंटरेक्शन है, तो एनर्जेटिक इंटरेक्शन का मीन ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो एनर्जी इंटरेक्ट कर रही है मटेरियल या कंपाउंड की एनर्जी से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी के बारे में तो हमने देख लिया, लेकिन जो मैटर है उस मैटर की एनर्जी का क्या? तो मैटर में एनर्जी किस प्रकार की होगी, कौन सी एनर्जी होगी? तो मैटर की जब हम बात करते हैं, पदार्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? ये मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं, आणविक भी हो सकते हैं और परमाणुवीय भी हो सकते हैं, एटॉमिक भी हो सकते हैं। जो मैटर या मटेरियल है वो परमाणुवीय अवस्था में भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है। अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जैसे CO2 है, हमें CO2 का स्टडी करना है तो वो क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मैटर हो गया। या हमें H2O के बारे में स्टडी करनी है या हमें H2 के बारे में स्टडी करनी है। इस तरह से एटॉमिक की जब हम बात करते हैं, परमाणुओं की बात जब हम करते हैं तो वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि हमें केवल हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करनी है या हमें केवल कार्बन के बारे में स्टडी करनी है। तो हाइड्रोजन के बारे में जब स्टडी करनी है तो आपने इसके बारे में स्टडी किया होगा क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन परमाणु का जो सिंगल स्पेक्ट्रम है वो हमने स्टडी किया 11th क्लास में और 12th क्लास में। और उसमें आपने क्या देखा कि वहाँ पर हमें स्पेक्ट्रम में कई स्पेक्ट्रल लाइन या सीरीज़ प्राप्त होती है। लाइमन, बामर, पश्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, इस प्रकार की सीरीज़ प्राप्त होती है। तो वो स्पेक्ट्रा ही था और वहाँ पर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन किया था। तो ये एडवांस टेक्निक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं और हमें इसके बारे में बहुत अधिक जानने की ज़रूरत है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।